व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, और ऐसी स्थिति में जब अपने बच्चों को मैं कंफर्ट करने पहुंचा, समझाने पहुंचा, उन्हें एक तरीके से पुचकारने पहुंचा, जॉन ने कहा, क्या? ये लाइन सुनिए, यही लाइन इस कहानी का शीर्षक है। व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रन। इस सब घटना के दौरान मैं वहाँ जब गया कैबिन में, जहाँ पर बंक में मेरे बच्चे थे, और वहाँ मैंने उनसे पूछा तो जॉन ने क्या कहा? जॉन ने कहा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? जॉन कौन है? मात्र 6 साल का एक बच्चा, सबसे छोटा बच्चा, और वो भी 6 साल का। क्या सवाल था उसका? उसका सवाल था, डैडी। और मैं तो गया, नरेटर कहता है कि मैं तो अपने बच्चों के पास पहुंचा था उनको कंफर्ट देने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए, उनको ढाढ़स बनाने के लिए, उनका साहस बनाए रखने के लिए मैं गया था। तो यहाँ मेरा बच्चा मुझसे पूछता है, क्या पूछता है? डैडी आर वी गोइंग टू डाई? क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम। मेरे बच्चे ने जैसे ही पूछा क्या हम मरने वाले हैं, मैंने उसे एश्योर करने की कोशिश की। टू एश्योर करना मतलब राहत देना, किसी को समझाना, किसी को अश्योर करना, मतलब किसी को बिल्कुल वो करना, अश्योर करना दैट वी कुड मेक इट, कि हम लोग पहुंच जाएंगे बेटा। जैसे, और ये मैंने कब कहा? जब मेरे बच्चे ने पूछा आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरेंगे, मर जाएंगे? तो मैंने बेटे को ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे, वी कुड मेक इट। बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, पापा हम लोग मरने से डरते नहीं हैं। इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यदि हम सब एक साथ रहेंगे तो हम मरने से डरते नहीं हैं, हम मरने से डरेंगे नहीं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। मैंने शुरू में इस पूरी लाइन का अर्थ बताया था, और बताते हुए आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा क्यों है, क्योंकि ये बच्चे का वाक्य है जो वैसा का वैसा ही शीर्षक में ले लिया गया है। वाक्य को, किसी के बोली हुई चीज़ को यथावत यदि हमको लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा रहता है। और आर नॉट के बीच में देखिए, एन और टी के बीच में अपॉस्ट्रॉफी लग गया है जो ओ के स्थान पर है। वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। बच्चा कहता है, बच्चे ने कहा, जैसे ही मैंने अपने बच्चे को ढाढ़स बढ़ाने के लिए उसके कैबिन में गया और मैंने पूछा कैसे हो, तो बच्चे ने कहा, पापा क्या हम सब लोग जिंदा रहेंगे, क्या हम मर जाएंगे सब लोग? आर वी गोइंग टू डाई? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा करके मैंने ढाढ़स बढ़ाया। इस पर बच्चे ने क्या कहा, उसकी प्रतिक्रिया तो सुनिए। लेकिन पापा, बट डैडी, ही वेंट ऑन। वेंट ऑन मतलब उसने जारी रखा। टू गो ऑन मतलब जारी रखना, मैंने आपको बताया। टू गो माने जाना, टू गो ऑन माने जारी रखना, तो पास्ट में हो गया वेंट ऑन। और बच्चे ने कहा बट डैडी, और फिर जारी रखा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब लोग साथ रहें तो। यू एंड मम्मी, सू एंड आई। यदि हम लोग सब साथ रहेंगे, सू यानी सुजाने, आप, मम्मी, दीदी और मैं साथ रहें, तो हम मरने से नहीं डरते। कितना बढ़िया जवाब, कितनी बढ़िया प्रतिक्रिया 6 साल के बच्चे की, कितना हिम्मत और कितना समर्पित। मतलब वो चारों यदि हम साथ रहेंगे तो हमें कोई खतरा नहीं है, ऐसा उसका कहना कितनी हिम्मत बढ़ाता है उसके पिताजी को, जो इतने खतरनाक दौर से गुजर रहे थे पिछले 48 घंटों से। मैं पुनः दोहरा दूं इस वाक्य को, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यू, मम्मी, सू एंड आई। इस वाक्य में एक महत्वपूर्ण चीज आप देखिए, आई जो है सबसे आखिरी में है। आई मतलब मैं। यह शिष्टाचार का नियम है, अच्छे व्यवहार का नियम है
कि हम अपने को सबसे आखिरी में संबोधित करें। ऐसा कहना गलत होगा, चलो तुम और मैं और तुम चलें, मैं और तुम खाएं, मैं और आप एक साथ गाएं। मैं और आप नहीं होता, आप और मैं होता है। पहले दूसरे को संबोधित करते हैं, फिर आखिरी में अपने को। ये शिष्टाचार का नियम है। तो आप लोग भी शिष्टाचार के नियम को सीखें और अपने को सबसे आखिरी में संबोधित करें कभी भी किसी कार्य के लिए। जैसे कि अपेक्षा की जाती है कि शिष्टाचार में जब घर के अंदर घुसते हैं तो स्वयं आप सबसे आखिरी में जाते हैं, पहले बाहर के जो गेस्ट हैं उनको भेजते हैं। ऐसे ही शिष्टाचार के नियम के तहत ये भी है कि आप अपने को स्वयं को आखिरी में रखें। यहाँ पे उसने जैसे कहा है, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, तो इसे ख्याल रखें। और ये वाक्य आप अब समझ गए होंगे, बच्चे ने कहा है, 6 साल के बच्चे ने। आई कुड फाइंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड। टू रिस्पॉन्ड यानी टू रिप्लाई, जवाब देना, वापस। टू रिस्पॉन्ड यानी वापस जवाब देना। जब मेरे बेटे ने ये कहा कि हम डरते नहीं हैं मौत से, यदि हम सब लोग 4-7 लोग रहें, आप और मैं, तो हमको मौत से डर नहीं लगता, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, जवाब देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। आई कुड नॉट फाइंड वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। मेरे पास जवाब देने के लिए तो कुछ शब्द नहीं था, लेकिन मैं वहाँ से निकला तो और ज़्यादा डिटरमिन्ड होकर, और ज़्यादा लगनशील होकर, और ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ। किस चीज़ का दृढ़ निश्चय? टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। जैसे भी हो मैं समुद्र से लड़ूंगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ मैं कैबिन से वापस आ गया। ये दृढ़ निश्चय कहाँ से आया? बच्चे ने जैसा कहा उससे उसको बहुत प्रेरणा मिली, पिताजी को बहुत प्रेरणा मिली, नरेटर को बहुत प्रेरणा मिली। और नरेटर को ये प्रेरणा जब मिली बच्चे के इस वाक्य से, तो मेरा निश्चय जो है, मेरा मोराल जो है, मेरा जो साहस है वो और बढ़ गया। और मैंने कहा जैसे भी हो मैं तो समुद्र से लड़ूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। स्टारबोर्ड यानी साइड का, जहाज का किनारे का हिस्सा, साइड का हिस्सा, वो जो कमज़ोर हो चुका था। टू वीकन, वीकन माने कमज़ोर, और प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षित करना, रोकना, बचाव करना। प्रोटेक्ट करना यानी बचाव करना। वीक कने कमज़ोर, वीकंड कमज़ोर। आई डिसाइडेड टू हीव टू। मैंने तय किया कि अब मैं उसे खेऊंगा। मैंने तय किया कि अब मैं इसे खेऊंगा। टू हीव माने खेना। और अब मैंने सोचा कि अब इस साइड में जो कमज़ोर हो चुका है उसको बचाने के लिए अब मैं उसे खोऊंगा, मैं खुद खेऊंगा। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव। यानी मैं उस हल की दिशा को ऐसा कर दूंगा उस तरफ, ताकि जो अनडैमेज्ड हल है वो अब वेव की तरफ आ जाए, ताकि वेव से, तरंगों से हल का वो वाला हिस्सा अब टकराए जो डैमेज नहीं हुआ है, और जो डैमेज हिस्सा है वो पीछे होके बच जाए आगे और टकराने से। I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming wave using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin। देखिए, आपको याद होगा कहानी के प्रारंभ में मैंने बताया था कि 16 महीने तक नरेटर और मैरी ने तैयारी की थी। ब्रिटिश वाटर्स में उन्होंने टेस्टिंग भी किया था जहाज का, और अपने स्वयं का कौशल भी बढ़ाया था। यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इस 16 महीने की तैयारियों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। संघर्षों से लड़ना भी सीखा, समुद्र से बचाव भी सीखा, जहाज को कैसे सुरक्षित रखना ये भी सीखा, आदि आदि। और अब वो सीखी गई चीज़ यहाँ पे काम आ रही थी।
नैरेटर कहता है मैंने दिमाग लगाया और जो जहाज़ का जो कमज़ोर हिस्सा था उसको सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसे उल्टा किया और जो अनडैमेज जो पोर्ट हल था उसको सामने किया, और साथ ही इम्प्रोवाइज सी एंकर बनाया। इम्प्रोवाइज करना मतलब किसी विशेष उद्देश्य से किसी अन्य चीज़ को बना देना, इम्प्रोवाइज उसके अनुसार बना देना, कस्टमाइज उसको बोलते हैं। तो मैंने इम्प्रोवाइज किया सी एंकर को, और किससे? हैवी नायलॉन रोप से और 2 22 लीटर के जो प्लास्टिक बैरल पैराफिन का था उससे। एंकर क्या होता है? एंकर मैंने बताया लंगर जो किनारे लगता है। तो मैंने बहुत लंबी जो नायलॉन रोप थी, क्योंकि जो पहली रोप थी लंगर की, उस रोप से तो मैंने बांध दिया था जहाज को, ऐसा गोल लूप कर दिया था। तो अब यदि एंकर की ज़रूरत पड़ेगी, यदि कोई समुद्री किनारा दिखेगा, द्वीप दिखेगा, तो वहाँ पर मैं जहाज को कैसे लगाऊंगा? तो मैंने क्या किया, लंबी एक नायलॉन की रोप बनाई और उसमें 2 पैराफिन के बॉक्स, बड़े बड़े डब्बे 22-22 लीटर के होते थे, उसको मैंने बांध दिया। That evening, Mary and I sat together holding hands. उस रात को 4 तो बज ही चुका था, उसके बाद रात हो चली थी। उस रात को मैं और मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, टूटे हुए हिस्से से, मैं दोहरा दूं, as the motion of the ship, motion of the ship यानी जहाज के मूवमेंट से ज़्यादा और ज़्यादा पानी उस टूटे हुए हिस्से से अंदर आते गया, और यहाँ मैं और मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे रहे। वी फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हमको लगा कि अब हमारा अंत बहुत निकट है, यानी एक निराशा आने लगी। एक और बच्चे के शब्द ने उत्साहित कर दिया था, साहस बढ़ा दिया था, ढाढ़स बना दिया था, लेकिन दूसरी ओर जो दृश्य दिख रहा था, तेज हवाओं का, काले बादलों का, लंबी रात का, और इस सब में जहाज में पानी का सतत रूप से अंदर आने का दृश्य, इससे निराशा हो चली थी। और मैं और मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे हुए थे, और रात ऐसी लग रही थी कि एंडलेस है, और अंत ऐसा लग रहा था, अपना अंत, कि अब किसी भी क्षण कुछ घटना दुर्घटना होगी और हम लोग सब मौत के घाट चले जाएंगे। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों को लगा हम अब गए तब गए। बट, लेकिन, बट, अब देखिए एक तरीके से हम तीसरे चरण पे आ गए हैं, इस कहानी के तीसरे चरण पे। पहला चरण तो प्लायमाउथ से केप टाउन तक की यात्रा, जो बड़ी आनंदपूर्वक रही, प्लेजेंट रही, कोई दुर्घटना घटना नहीं, इतनी लंबी यात्रा बड़े सुकून से निकली। ठीक उसका उल्टा दूसरा चरण, केप टाउन से आगे जब हम ईस्ट की ओर जाते हैं, नैरेटर कहता है, तब दूसरा दौर शुरू होता है, और फिर ये 48 घंटे बड़े भयावह निकलते हैं, और एक क्षण आता है जब हमको लगता है कि हम अब अंत निकट है, अब ऐसा लगता है कि अब बस समाप्त होने जा रहे हैं। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज नियर, बट, लेकिन, वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। वेव वॉकर जो जहाज था, राइड आउट, राइड ओवर आपने पहले पढ़ा, यहाँ राइड आउट। राइड आउट मतलब उसने ये तूफान को निकाल दिया, कोई हादसा नहीं हुआ, जहाज टूटा नहीं, जहाज और पानी नहीं भरा, जहाज डूबा नहीं, बट वेव वाटर रोड आउट द स्टॉर्म। और यहाँ से तीसरा चरण कहानी का हम कह सकते हैं शुरू होता है। इट रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय 6th मॉर्निंग, 6 जनवरी की सुबह तक, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. 6 तारीख की सुबह आई, रात भर कैसे भी निकली, और थैंक गॉड हमने पाया कि हमारा जहाज जो है वेव वॉकर, उसने सारे तूफ़ान को, संघर्ष को पार कर लिया है, और अब मौसम भी थोड़ा बेहतर हो चला है, हवा की रफ्तार भी कम हो गई है। तो मैंने क्या किया,
मैंने विद द विंड ईजिंग, ईज होना मतलब सरल होना, हवा अब थोड़ी सरल हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। व्हाट इज सेक्सटेंट? सेक्सटेंट एक ऐसा औजार है, वैज्ञानिक औजार, जिसकी मदद से दिशा का ज्ञान होता है और साथ ही साथ दूरी का भी एक ज्ञान हो जाता है। दिशा और दूरी के ज्ञान के लिए सेक्सटेंट नाम के औजार का उपयोग करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से इसमें होता है कैलकुलेशन, और मैंने वो सीखा था, नरेटर कहता है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने वो रीडिंग देखना शुरू किया कि सेक्सटेंट क्या बता रहा है, सेक्सटेंट में कौन सी दिशा और कितनी दूरी बता रहा है वो आइलैंड, इसे समझने की कोशिश किया। बैक इन द क्लास चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा जब स्थिति बेहतर हुई, जब भोर हुई, तो मैं अपने चार्ट रूम में गया। बैक ऑन द चार्ट रूम, मैं अपने चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन स्पीड, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट। दिशा और आइलैंड आदि को जानने के लिए जो चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए, मैंने वो इकट्ठा करना शुरू किया। क्या इकट्ठा? स्पीड, हवा की स्पीड क्या है इसका मैंने कैलकुलेशन किया। उसके बाद चेंज ऑफ कोर्स, किस दिशा में हम हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसको हमने नोट किया। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट, और ड्रिफ्ट कितना हम दिशा से कट रहे हैं हवा के। ये जो जहाज संबंधी विषय के ये शब्द हैं, तो यानी जहाज संबंधी जानकारियां मैंने इकट्ठी करनी शुरू की। किस लिए ये जानकारी, किस लिए? ताकि उससे हमें पता लगे कि हम कहाँ पर हैं। इतना विशाल समुद्र जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल मैं हूँ, केवल मैं और मेरा जहाज, हम और हमारा जहाज। अब हमारा जहाज कहाँ है, धरती से कितनी दूर है, किस दिशा में है, कितनी दूर और समुद्र है, हमें जाना कहाँ है, ये बहुत सारे प्रश्न थे जिसके उत्तर खोजने के लिए मैंने अब प्रयास शुरू किया। और ये सब प्रयास के बाद द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वेयर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. मैं पुनः I worked on all these things, on speed, on drift, on change of course, etc. And the best I could determine, to determine मतलब निष्कर्ष निकालना. The best I could determine was that we were somewhere in somewhere मतलब कहीं 1,50,000 किलोमीटर के इस विशाल महासागर में कहीं पर हम थे, और कितने बड़े द्वीप को खोज रहे थे? 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को, 65 किलोमीटर चौड़ा द्वीप, उसकी खोज रहे थे। कितनी बड़ी जगह में? 1,65,000 किलोमीटर के विशाल समुद्र के दायरे में इतने छोटे आइलैंड को खोज रहे थे हम। यानी एक बहुत ही असंभव चीज, जिसे पिन प्रिक पहले कहा है, पिन के जैसी जगह। इट्स लाइक ए ड्रॉप इन द ओशन। समुद्र में एक पानी के बूंद की तरह एक आइलैंड होगा, तो हम उसे खोज रहे थे। जब मैं ये सब सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि हमारी लोकेशन कहाँ है, हम सही पहुँच पाएंगे कि नहीं, और क्या खतरा है आगे, और क्या कर सकता हूँ मैं। ये सब ऊहापोह में जब मैं था, ये सब चिंता में था, उसी समय सू यानी मेरी डॉटर दर्द से थोड़ा कराहते हुए वो मेरे पास आई। वाइल आई वॉज थिंकिंग, वाइल मतलब जब, वाइल आई वॉज थिंकिंग, मैं जब सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, दर्द से थोड़ा सा कराहते हुए मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen.
सिर का जो बायां हिस्सा है वह स्वोलन था। स्वोलन शब्द मैंने बताया स्वेल से बना। टू स्वेल यानी फूलना, बड़ा होना। तो सिर की जो चोट थी वो और फूल गई थी। एंड हर ब्लैकेंड आई नैरोड टू स्लिट्स, और इसकी जो दोनों आंखें काली हो गई थी, अब उसमें कट दिख रहे थे, साफ कट दिखाई दे। स्लिट यानी कट, स्लिट यानी कट, धार। धारदार हथियार से जब कुछ चीज काटी जाए तो उसे कहते हैं स्लिट। द डॉक्टर स्लिट्स ओपन द वुंड। डॉक्टर स्लिट्स ओपन द वुंड। वुंड यानी चोट, घाव। डॉक्टर क्या करते हैं? घाव को धारदार चीज से काटते हैं, उसके बाद उसका पस निकालते हैं और फिर इलाज करते हैं। सो स्लिट मतलब यहाँ पे जो चोट थी, अब वो आँखों के पास वो कट दिखने लगे पूरे। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. Narrow हो जाना मतलब अब वो जो आँखें जो चारों तरफ बड़ी फूली हुई थी, काली हो गई थी, वो कम होकर थोड़ा अब उसमें केवल काली धारियाँ दिखाई दे रही थी, कट दिखाई दे रहे थे। She gave me a card she had made. उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। हम जब इस समस्या में थे तो हमारी बच्ची आती है, उसके चेहरे में चोट थी, सिर फूला हुआ था, हमारे पास बैठती है और मुझे एक कार्ड देती है और कहती है कि मैंने बनाया है। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर। उस कार्ड के ऊपर फ्रंट में उसने क्या बनाया था? कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब कार्टून जैसा चित्र बनाना। तो उसने शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड। देखिए यहाँ नैरेटर मी एंड मैरी नहीं कह रहा है, अपने को बाद में बोलता है। शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी, पहले दूसरे को संबोधित करता है फिर अपने को। तो उसने क्या किया था? शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर, उसने मैरी का, अपनी मम्मी का और अपने पापा का कैरिकेचर बनाया था, कार्टून बनाया था। और उसमें क्या लिखा था? शी हैड ड्रॉन ए कैरिकेचर विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल। यहाँ कुछ विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ? तो उसने लिखा है यहाँ कुछ लोग विचित्र लोग हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड ए लॉट, मुझे तो बहुत हंसी आई। सुनिए क्या लिख रही है वो कार्टून में, और वो भी ऐसे क्षणों में, ऐसे संकट के समय। उसकी जीवटता, उसकी बहादुरी, उसका मोटिवेशन किस स्तर का है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ बड़े अजीब लोग हैं, विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया? वो पूछ रही है, प्रश्नवाचक है। डिड दे मेक यू लाफ? आई लाफ्ड ए लॉट। जब सुजाने ने कहा कि आज मुझे तो बहुत हंसी आई, आई लाफ्ड वेल, उसी समय मेरी नज़र एक और मैसेज पे पड़ी, जो मैसेज उस कार्ड में लिखा हुआ था। और इन्हों लोगों ने लिखा था, मैसेज था, ओह आई लव यू बोथ। ओह मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड होप दैट वी हैव द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैसेज में क्या लिखा था? पापा, मैं आप दोनों को, पापा मम्मी दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। ये कार्ड जो मैं बना के दे रही हूँ, ये मैंने यहीं बनाया है, अभी बनाया है हम लोगों ने। और ये कार्ड देने के पीछे मकसद क्या है? आपको थैंक यू कहना, आपको धन्यवाद देना। और अब उम्मीद करती हूँ कि जो होगा आगे अच्छा ही होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छे की उम्मीद करें। Somehow we had to make it. यहाँ पर भी देखिए, एक और जोनाथन एक वाक्य बोलता है जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ।
वी आर नॉट गोइंग टू डाई, वी आर गोइंग टू डाई, और उत्साह बढ़ाता है। दूसरी ओर उसकी बिटिया सू, वो 7 साल की है मात्र, वो एक कार्ड बनाती है इतने ऐसे भीषण संघर्ष के दौरान। इस संघर्षों से हटकर अपने कैबिन में बैठकर हिलती डुलती नौका, हिलते डुलते जहाज में किसी तरह वो अपना एक कार्ड बनाती है। मतलब सोचिए, कार्ड बनाने की सोच उसको यहाँ भी है। और कार्ड के लिए उसने कागज़ ढूंढा होगा, पेंसिल या पेन मिला होगा, तो ये करना और उसके बाद फिर कैरिकेचर बनाना, कार्टून बनाना मम्मी पापा का। यानी मम्मी पापा को चित्र के रूप में नहीं उकेरा है, हंसाने के लिए उसने बनाया है कैरिकेचर। और वो कहती भी तो है कि क्या आपको कोई यहाँ हंसाया? मुझे तो आज बहुत हंसी आई। आपको क्या यहाँ विचित्र लोग मिले जिस पे आपको हंसी आई हो? मुझे तो बहुत हंसी आई। ऐसा वो कहती है। और फिर कार्ड बनाने का मकसद देखिए, धन्यवाद देने के लिए। यानी यहाँ भी वे छोटे बच्चे कितना उत्साहवर्धन कर रहे हैं पापा का, मम्मी का, और धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि चलिए अब हम और अच्छे की उम्मीद करें, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। कैसे भी हमको इस दिक्कतों को पार करना है।